हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के बारे में, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एमपीपीएससी एंड अदर स्टेट पीएससी एंड इवन यूपीएससी ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और मध्य प्रदेश जो एमपीपीएससी की परीक्षा है उसमें ये अभी नवीन पाठ्यक्रम में इसको जोड़ा गया है। तो ये वीडियो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि अभी एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी परीक्षार्थी इस वीडियो को अंत तक देखें और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। और लगातार मेरे चैनल के साथ में, मेरे सभी वीडियोस के साथ में बनने के लिए आप स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, क्योंकि एमपीपीएससी के अलावा अन्य एग्जाम्स की भी मैं तैयारी मेरे चैनल के माध्यम से मैं करवाता हूँ, जैसे कि एमपीएसआई हुआ, एमपी कांस्टेबल हुआ और अन्य एग्जाम सभी के लिए हर टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिविल सर्विसेज। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो संविधान के 148वां जो अनुच्छेद है उसमें इसको संबोधित किया गया है। तो इस अनुच्छेद को आप याद कर लें कि संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में इसको कैग बोलते हैं और फुल फॉर्म है इसका कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और संविधान जो कि मैं बार बार बता रहा हूं, इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को संविधान की किस अनुच्छेद के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। तो यह है अनुच्छेद 148 यानी कि आर्टिकल 148 के तहत इसको इसके पद की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय लेखा परीक्षण और ये लेखा विभाग का प्रधान होता है। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षा होता है, ये जो भारतीय लेखा परीक्षा यानी कि जो ऑडिटिंग होती है, ठीक है ना, और जो अकाउंटिंग का डिपार्टमेंट होता है उसका ये हेड कहलाता है पूरी की पूरी इंडिया का। ठीक है, और इसको संक्षिप्त में महालेखा परीक्षक बोलते हैं। महालेखा परीक्षक इसको संक्षिप्त में बोलते हैं, जो कि यहाँ पर ये दिया हुआ है। महालेखा परीक्षक इसको संक्षिप्त में बोलते हैं, इसको की बोलते हैं इंग्लिश में ओनली ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला पॉइंट यह लोक वित्त का संरक्षक होता है। यानी कि लोक वित्त यानी कि जो सिविल फाइनेंस होता है, यानी कि पूरे ऑल इंडिया का जो फाइनेंसिंग सिस्टम होता है ये उसका संरक्षण करता है, तो इसलिए ये संरक्षक होता है। ठीक है, वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानून को अक्षुण्ण बनाए रखना इसका कर्तव्य होता है। यानी कि भारत के वित्तीय प्रशासन यानी कि फाइनेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है ना, उस क्षेत्र में पूरे के पूरे भारत के संविधान और संसद के कानून को अक्षुण्ण बनाए रखना इसका कर्तव्य होता है। यानी कि पूरी की पूरी जो फाइनेंशियल सिस्टम की प्रणाली है, फाइनेंशियल सिस्टम है जो, उस सिस्टम को पूरी तरीके से एनालाइज करना और उसका पूरा परीक्षण करना इसका पूरा जिम्मा होता है। ठीक है ना, कैग को भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो कैग है, सीएजी जो है, ये भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसी तरीके से है जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग होते हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से ये भी एक मजबूत स्तंभ कहलाता है। ठीक है, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है, जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग और संघ लोक सेवा आयोग होता है। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या फिर 65 ईयर, 65 वर्ष की आयु जो भी पूरा पहले हो जाता है तब तक इसका कार्यकाल होता है। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की स्वतंत्रता।
उसको कितनी ज्यादा स्वतंत्रता और फ्रीडम दी गई है। तो पहला जो पॉइंट है, के को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है, जो उसका कार्यकाल है उसकी उसको सुरक्षा मिलती है इसमें, और उसी रीति से उनको हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो पूरा का पूरा सिस्टम फॉलो करना पड़ता है हटाने के लिए, वही पूरी की पूरी प्रोसीजर कैग के जो महालेखा परीक्षक है उसको हटाने के लिए फॉलो करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से उसको सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर, यानी कि कोई भी अगर दोष पाया जाता है उसमें, या फिर वो कैपेबल नहीं है उस पद के लिए जिस पद पर उसको बिठाया गया है, तो उसके लिए राष्ट्रपति को सदनों के दोनों जो संसद है, संसद के दोनों सदनों में एक विशेष बहुमत से संकल्प पारित करना पड़ता है और उसी के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर महालेखा परीक्षक के लिए होता है अगर उसको हटाया जाता है। ठीक है, अच्छा कि राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति की नियुक्ति के बाद भी जो इसको मिलता है पद, वो कोई प्रसाद के रूप में वो धारण नहीं करता, उसकी योग्यता और उसकी जो कुशलता होती है उसके आधार पर उसको ये पद मिलता है, यानी कि पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अगर वो फिट बैठता है महालेखा परीक्षक, तभी उसको महालेखा की परीक्षा की पद पर उसको नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, लेकिन उसको ये प्रसाद के रूप में ये पद नहीं मिलता है। ठीक है ना, उसकी पूरी की पूरी योग्यता के आधार पर उसको ये पद दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है उसके वेतन और भत्तों के ऊपर। ठीक है ना, के का जो महालेखा परीक्षक होता है उसके जो वेतन और अन्य सेवा शर्तें होती हैं वो संसद के द्वारा निर्धारित होती हैं तथा उसकी नियुक्ति के पश्चात इसमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला जो स्वतंत्रता के बाद में इसमें पॉइंट दिया हुआ है उसमें दिया है, अगर महालेखक परीक्षक अपना पद छोड़ता है, अपना पद छोड़ने के बाद भारत सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार होती है भारत सरकार और राज्य सरकार राज्यों की सरकार, उसके अधीन अगर कोई भी पद होता है उस पद का वो पात्र नहीं होता। यानी कि एक बार इसके पूरा कार्यकाल 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष की आयु इसकी पूरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में महालेखक परीक्षक भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर कार्य करने के लिए वो पात्र नहीं होता है। अगला जो बिंदु दिया है उस बिंदु में दिया है, कैग और उसके कार्यकाल की सेवा करने वाले व्यक्तियों के वेतन और भत्ते व पेंशन, ये समस्त जितना भी व्यय होता है वो भारत सरकार की जो रिजर्व फंड होता है, संचित निधि होती है, ठीक है ना, उस पर ये भारित होता है, यानी कि उससे इसका पूरा का पूरा ये वेतन भत्ते और पेंशन दिए जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए संसद में इस पर मतदान नहीं होता, यानी कि संसद पे इस पे बहस नहीं होगी और ना ही इसमें कोई मतदान हो सकता है, यानी कि पूरा का पूरा ये वेतन भत्ते और पेंशन से भारत सरकार की रिजर्व फंड और संचित निधि से ये भारित होते हैं, उससे इसका व्यय किया जाता है। कोई भी मंत्री संसद में केग का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी कि कैबिनेट का कोई भी मिनिस्टर जो संसद में होता है वो संसद में केग को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई भी मंत्री या उसके द्वारा किए गए कार्यों की जिम्मेदारी नहीं लेता, यानी कि कोई भी मंत्री अगर केग कोई कार्य करता है तो उस कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्री की नहीं होती और मंत्री उसकी जिम्मेदारी ले सकता है। आइए बात करते हैं नियंत्रक और महालेखक परीक्षकों की शक्तियां और उनके कर्तव्यों के बारे में। संविधान का जो अनुच्छेद 149 है उसमें संसद को यह अधिकार होता है, जो संसद होता है ना, उसको यह अधिकार होता है कि वह केंद्र, राज्य और किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखक परीक्षक से जुड़े हुए जितने भी लेखा के मामले होते हैं उनके संबंध में प्रावधान निर्मित करे। यानी कि ये जरूर याद रखिएगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, अधिकार किसके अधिकार के तहत संसद ये कार्य करता है? संविधान के अनुच्छेद 149 संसद को ये अधिकार देता है। ठीक है ना, संविधान का जो अनुच्छेद 149 है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए जितने भी मैं आर्टिकल आपको इसमें लिखे हुए हैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं। तो अनुच्छेद 149 के तहत संसद को यह अधिकार होता है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखक परीक्षक से जुड़े हुए जो भी लेखा के मामले हैं उसके संबंध में
प्रावधान निर्मित करता है, यानी कि आर्टिकल 149 इन सभी मामलों में प्रावधान निर्मित करने का अधिकार रखता है। ठीक है ना। तो इसी आधार पर, ठीक है ना, इसी आधार पर संसद के जो महालेखक का जो कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तों का अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको भी याद रखिएगा। तो किसके आधार पर ये महालेखक के कर्तव्यों को हाईलाइट प्रभावी बनाया गया है? ठीक है, तो ये है महालेखक परीक्षक शक्ति और सेवा शर्त अधिनियम 1971 को ये प्रभावी बनाता है। ठीक है ना। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा में से लेखा को अलग किया गया था। ठीक है ना, इसमें संशोधन किया गया था। हालांकि राज्य सरकार के लिए लेखा परीक्षा और लेखा दोनों का प्रबंध किए करता है, यानी कि 1976 में केंद्र में लेखा परीक्षा और लेखा दोनों अलग अलग हो गए थे, लेकिन इसमें लेखा का जिम्मेदारी और लेखा परीक्षा दोनों की जिम्मेदारी राज्य सरकार में केग के ही जिम्मे है। लेकिन जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में इसमें लेखा अलग हो गया है और लेखा परीक्षा अलग हो गया, यानी कि दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग डिवाइड कर दी गई है। 1976 में इसको संशोधित किया गया है, लेकिन राज्य सरकारों में अभी ये प्रावधान है कि ये जिम्मेदारी पूरी केग संभालता है। आइए अब चलते हैं नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की जो शक्तियां और कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो कर्तव्य उसमें लिखा हुआ है वह है भारत की संचित निधि, भारत का जो रिजर्व फंड है, और कौन सी, इमरजेंसी फंड होता है, आकस्मिक निधि, और भारत की लोक सेवा, प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जहां पे ऐसी निधियां, यानी कि भारत केंद्र सरकार, ठीक है ना, प्रत्येक राज्यों की, और यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश जहां ऐसी निधियां हैं जहां पे कि जैसे कि संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा से संबंधित जितने भी व्यय होते हैं उनका वो परीक्षण करता है। ठीक है ना, यानी कि महालेखक परीक्षक जो भी रिजर्व फंड होता है उसको कैसे उसका आय व्यय हुआ, ठीक है ना, कैसे आया, वो कितना कहाँ खर्च किया, किस योजनाओं में कितना पैसा लगा और उसके बाद में कितना बचा, इसका पूरा खर्चा कैग की जिम्मेदारी होती है। कैग उसको पूरा का पूरा उसका परीक्षण करता है कि ये प्रॉपर तरीके से इसका चैनल वे सिस्टम से यूज हो रहा है कि नहीं होता है, ये उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है ना, और जितनी भी संचित निधि होती है और इमरजेंसी फंड होता है और उनसे संबंधित और लोक लेखा से संबंधित जो भी कार्य होता है वो पूरा कार्य केग संभालता है। अगला जो बिंदु दिया हुआ है इनके जो कर्तव्य और शक्तियों में, उसमें बताया गया है कि वह केंद्र और प्रत्येक राज्यों से प्राप्त, ठीक है ना, प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा कर स्वयं को यह संतुष्ट करता है कि राजस्व के कर निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु वो नियम और जो प्रक्रिया है वो निर्मित की गई है। ठीक है ना, ये खुद की संतुष्टि के लिए वो ये पूरा कार्य करता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या ना, केंद्र और प्रत्येक राज्य से प्राप्त जो भी उसके खर्चे होते हैं, ठीक है ना, व्यय की लेखा परीक्षा करता है, व्यय का पूरा ऑडिटिंग करता है। ठीक है ना, जितना भी उसने खर्च किया है राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने, उसकी पूरी तरीके से ऑडिटिंग करके वह स्वयं को संतुष्ट करता है कि राजस्व में जो कर का निर्धारण हुआ है और जो जितना उसका कलेक्शन हुआ है और उसको किस तरीके से उसको कलेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है हर जगह पे, उस पर पूरी तरीके से वो कंट्रोल करता है और उसको पूरी निगरानी करता है और उस पर पूरी की पूरी नियम और प्रक्रिया को जो बनाया गया है वो ढंग से बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है। तो वो पूरी की पूरी लेखा परीक्षा का जिम्मा कैग के हाथों में होता है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, डाउनलोड क्लियरिंग सेशन के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा। एक और जरूरी इंफॉर्मेशन मेरे दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया है प्लस बैच आपकी ऑलराउंडर प्रिपरेशन के लिए। जी हाँ,
अब आप अनअकैडमी के साथ में अपना मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। इसमें से कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं लास्ट वीक और बाकी जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, और आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से मैं आपको बहुत मदद करने वाले हैं ये सारे बैचेस। आप अपनी ज़रूरत और प्रिपरेशन के हिसाब से कोई भी कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन कोर्सेज के बारे में। अगर आप चाहते हैं प्रीलिम प्रिपरेशन के लिए रामबाण इलाज और रामबाण कोर्स, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनलिमिटेड 60 डेज क्रैश कोर्स, जो स्टार्ट हो चुका है 4 जनवरी को। अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्पीड से रिवीजन करना चाहते हैं, तो आपके लिए है संपूर्ण ज्ञान रिवीजन बैच, जो 28 तारीख को स्टार्ट हो चुका है। यहाँ आपको 270 से ज़्यादा रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे अपना रिवीजन पूरा करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट आता है, तो आप अपने डाउट क्लियरिंग सेशन में सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि रोज 2 घंटे हर सब्जेक्ट पर ये डाउट क्लियरिंग जो सेशन है ये कंडक्ट किया जाएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप बोलोगे कि मैं ऑलरेडी अपना रिवीजन खुद कर रहा हूं, तो आपके लिए है संकल्प बैच, जो कि स्टार्ट हो चुका है 28 दिसंबर से। यहाँ आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन 2 घंटे रोज। अब आप अपने डाउट क्लियरिंग अपने तक ना रहने दें, आज ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने दें। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो डेडिकेटेड गाइडलाइन चाहते हैं, तो मैं आपको मेगा फाउंडेशन बैचेस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो कि स्टार्ट हो चुका है 5 जनवरी से। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, जो कि देंगे आपको पूरे मध्य प्रदेश अनअकैडमी से जुड़े हुए टॉप एजुकेटर्स। पीडीएफ रिवीजन नोट्स मिलेंगे, साथ में वीकली मेगा क्विज भी मिलेंगे, और आपको प्रीलिम्स का कोर्स पूरा का पूरा ये मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अपने सपने साकार करने के लिए तुरंत ही अनअकैडमी के साथ में जुड़ें। जिन विद्यार्थियों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने मेंस की तैयारी के लिए कोई भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको मेंस के कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। आंसर राइटिंग के साथ में 35 दिन में ये पूरा प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी एक और कदम आगे बढ़ाएं, और अनअकैडमी के साथ में जुड़ के अपनी पूरी की पूरी जो भी स्वप्न हैं वो आप पूरा करें। अनअकैडमी में आपको घर पर बैठकर ही एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। एजुकेटर जैसे शुभम गुप्ता, हरि सिंह राजपूत, अमित शुक्ला और भी ऐसे कई एक्सपीरियंस एजुकेटर जो कि आपको अनअकैडमी पर पढ़ाएंगे। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। इसमें अपने गोल एमपीपीएससी एंड व्यापम को सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे कोर्सेज के लिए एनरोल करना है, और गेट सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक करना है। इसके बाद में आपको कोर्सेज में डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में है, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप रेफरल कोड का उपयोग करेंगे, आपको सीधे 10% फीस कम होती हुई नजर आएगी। तो जल्द ही इन सभी कोर्स को देखें और अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स चूज करें। और मेरा रेफरल कोड, जैसे कि मैंने बता चुका हूं, हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में, इसको इस्तेमाल करते हुए 10% के डिस्काउंट के साथ में आप अनअकैडमी पर पढ़ना शुरू करें। तो देर किस बात की है? आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स को क्रैक कीजिए। व्यापम्स के एग्जाम्स को क्रैक कीजिए। लेट्स क्रैक इट। अगला पॉइंट, तीसरा वाला, वह राष्ट्रपति और राज्यपाल के निवेदन पर भी किसी अन्य प्राधिकरण की लेखाओं के भी लेखा परीक्षण करता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल निवेदन करते हैं कैग पर कि आप अन्य किसी भी संस्था की भी लेखाओं की परीक्षा करें, तो वो उनके निवेदन पर उन सभी की लेखाओं की भी परीक्षण करता है।
चौथा जो है वो किस किस क्षेत्र में कहाँ पर किस किस का लेखा परीक्षण करता है कैग, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। पहला जो पॉइंट है वो है केंद्र और राज्य सरकार के राजस्व से जो वित्तीय पोषित संस्थाएं होती हैं, जो निकाय होते हैं, जो प्राधिकरण होते हैं, उन सभी का लेखा परीक्षण करता है। और वो सारी सरकारी कंपनियां जो कि भारत सरकार में हैं, भारत सरकार के अधीन चल रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उन सारी सरकारी कंपनियों का भी लेखा परीक्षण का जिम्मा केग का होता है। और साथ ही साथ में संबंधित नियम के अंतर्गत आवश्यक होता है तो अन्य निगम और निकायों का भी वो लेखा परीक्षण करता है। पांचवा पॉइंट, वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है, क्योंकि केग की रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्रपति पर होती है, यानी कि राष्ट्रपति को ही वो रिपोर्ट करता है। उसकी जिम्मेदारी संसद या सांसद के किसी मंत्री पर नहीं होती, किसी कैबिनेट पर नहीं होती है। उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्रपति के हित में होती है और राष्ट्रपति को ही वो पूरी रिपोर्ट करता है। तो वो राष्ट्रपति को ही सलाह दे सकता है। तो राष्ट्रपति को वो सलाह देता है कि केंद्र और राज्य के जो लेखा होते हैं वो किस रूप में रखे जाने चाहिए, यानी कि उसका ब्यौरा किस तरीके से कैसे व्यवस्थित होना चाहिए और किस तरीके से उसको हैंडल करना है, उसके बारे में वो राष्ट्रपति को सलाह देता है कि केंद्र और राज्य सरकार पूरे लेखा जोखे को किस किस प्रारूप में वो रखे। अगला जो बिंदु है, छठवां बिंदु, उसमें लिखा है वह केंद्रीय लेखा से संबंधित जो वार्षिक रिपोर्ट है, ठीक है ना, पहले तो वो पूरा का पूरा उसकी ऑडिट करता है। ऑडिट करने के बाद में कैग वो पूरी रिपोर्ट बनाता है और उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है ना, कंप्लीट, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की हो, है ना। केंद्र सरकार की रिपोर्ट को वो राष्ट्रपति को के सामने प्रस्तुत करता है और राज्य सरकार की रिपोर्ट वो राज्य का जो मुखिया होता है, राज्यपाल, उस पर उसको प्रस्तुत करता है। तो उसके बाद में राष्ट्रपति क्या करता है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट को, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल में रखता है, ठीक है ना, संसद के जो दोनों सदन होते हैं उस पे इसको रखता है। ठीक उसी प्रकार से राज्य लेखा का जो भी ब्यौरा होता है उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है और फिर राज्यपाल उसको विधानमंडल के पटल में रखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ऑडिटर जनरल की, वो होती है कि साल के अंत में पूरी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति उसमें उसको केंद्र सरकार, क्योंकि राष्ट्रपति के अधीन केंद्र सरकार होती है, तो केंद्र सरकार के दोनों सदनों में उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। इसी तरीके से राज्य सरकार की जो लेखा जोखा होता है उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, तो राज्यपाल उस पूरे लेखा जोखा को विधानमंडल के जो दोनों सदन होते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस, वहां पर उस रिपोर्ट को वो राज्यपाल प्रस्तुत करता है। अगला बिंदु है सातवां, इसमें जो दिखाया गया है कि वह किसी भी कर और शुल्क, ठीक ठीक है ना, किसी भी कर और शुल्क के शुद्ध आगमनों पर, ठीक है ना, जो शुद्ध आगमन होते हैं उसका निर्धारण और प्रमाणन करता है, यानी कि उसको निर्धारित करता है और उसकी पुष्टि करता है, उसको सर्टिफाइड करता है, प्रमाणित करता है उसको। और इस संबंध में उसका जो प्रमाण होता है, उसका जो सर्टिफिकेशन होता है, उसको जो सर्टिफाइड करता है वो उसका अंतिम सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है ना, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। और उसका अर्थ, शुद्ध आगमन का अर्थ क्या होता है, जो आगमन मिलता है शुद्ध आगमन, उसका अर्थ होता है कर और शुल्क की जो कुल प्राप्ति होती है, ठीक है ना, उसमें से संग्रहण की लागत है, जो संग्रहण कर रहे हैं उसको उसको जमा कर रहे हैं, जमा करने में जो प्रोसेस लग रहा है, उसमें जो खर्चा हो रहा है, ठीक है ना, उस खर्चे को हटाने के बाद में, ठीक है ना, जो अंश प्राप्त होता है, जो अंश बचता है, उसको शुद्ध आगम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको। अगला है आठवां बिंदु, और इसमें बताया गया है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, इससे पहले वाले स्लाइड्स में आपको बताया कि वह राज्य सरकार के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनका वो संकलन करता है, यानी कि उनको पूरी तरीके से संभालता है और उसको उसका पूरा अनुरक्षण करता है, ठीक है ना। लेकिन वो केंद्र सरकार के लेखाओं को संकलन और अनुरक्षण नहीं करता, क्योंकि पहले वो करता था ये सब, ये सारी जिम्मेदारी केग की ही थी, केंद्र सरकार की, लेकिन केंद्र सरकार की इस जिम्मेदारी से उसको हटा दिया गया। किंतु 1976 के पश्चात, 1976 का जो अधिनियम में संशोधन किया उसके बाद में वो इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गया, यानी कि वो ये सारी जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार के पास होती है। केंद्र सरकार इन सभी चीजों का संकलन करता है और उसका अनुरक्षण करता है, लेकिन राज्य सरकार का जिम्मा अभी भी केगी के पास में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको आपको याद करना है, ठीक है ना, क्योंकि वो राज्य सरकार के ही खातों का संकलन करता है, ना कि वो
केंद्र सरकार की, ठीक है ना। केंद्र सरकार की का जो खातों का और लेखाओं का जो संरक्षण होता है वो केंद्र सरकार स्वयं संभालती है और बाद में फिर उसका ऑडिटिंग कैग करता है, ठीक है। क्योंकि ये 1976 का जो अधिनियम था उसमें संशोधन करने के बाद में वो इस जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं। कौन? कैग। अगला है 9वां पॉइंट, वह संसद की जो लोक लेखा समिति होती है, संसद की जो अपनी खुद की लेखा समिति बनाता है, उसके वो मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कौन? कैग, ठीक है ना। कैग उस लोक लेखा समिति का मित्र होता है और एक मार्गदर्शक होता है, यानी कि उसको पूरा गाइडेंस देता है, पूरी गाइड करता है उसको कि किस तरीके से ये पूरा कार्य करना चाहिए। और ये समिति संसद के ओर से विस्तृत वित्तीय नियंत्रण रखती है। जो ये समिति बनाई जाती है लोक लेखा समिति, ये संसद की जो भी विस्तृत वित्तीय जो भी संचरण होता है और जो भी लेखा जो होता है उस पर ये नियंत्रण रखती है। कौन सी? लोक लेखा समिति। संसद की ये समिति होती है और संसद की लोक लेखा समिति ये सभी वित्तीय नियंत्रण को अपने हाथ में रखती है और केग इस समिति का मित्र और एक गाइड के रूप में कार्य करता है, यानी कि मित्र भी होता है और एक मार्गदर्शक भी होता है। अगले में दिया गया है कैग राष्ट्रपति के 3 लेखा परीक्षाओं की प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। जो कैग है राष्ट्रपति को ये तीनों की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जो बताया था ना वर्ष के अंत में राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है वो कौन कौन सी। तो पहली जो है वो है विनिमय लेखाओं का पर परीक्षण रिपोर्ट। जो भी विनिमय हुए हैं यानी कि जो भी कर राजस्व आया है उसकी पूरी लेखाओं का परीक्षण प्रस्तुत करना। और दूसरा जो है वो है वित्त लेखाओं का परीक्षण रिपोर्ट। और तीसरी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करता है वो जितने भी सरकारी उपक्रम होते हैं उनकी लेखा परीक्षण करता है और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, यानी कि इन सभी की ऑडिट रिपोर्ट को वो राष्ट्रपति के द्वारा रखता है। तीनों की, ये तीनों याद रखना है। ऑल दी थ्री आर इंपॉर्टेंट। विनिमय लेखाओं का परीक्षण, ठीक है ना, और वित्तीय लेखाओं का परीक्षण, साथ ही साथ सरकारी उपक्रम की लेखाओं का परीक्षण करता है वो, ठीक है ना। उसके बाद में राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति इन सभी, ठीक है ना, प्रतिवेदनों को संसद के दोनों सदनों में रखता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, रिपोर्ट कैग देता है, कैग फिर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट्स को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। इसके उपरांत जो लोक लेखा समिति है, क्योंकि संसद की खुद की एक लोक लेखा समिति है जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं यहाँ पर, ठीक है ना, वो पहले दो प्रतिवेदन है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना, इन दोनों प्रतिवेदनों को की जांच करती है, क्योंकि ये दोनों प्रतिवेदन जो होते हैं ये राज्य के संसद से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो तीसरी वाली क्या है? सार्वजनिक क्षेत्रों के जो उपक्रम होते हैं उसकी जो रिपोर्ट होती है वो सार्वजनिक उपक्रम के संबंधित जो समिति होती है उसके पास भेज दिया जाता है। ये दोनों संसद में रहती हैं और ये सार्वजनिक उपक्रमों की जो समिति होती है उसके पास भेजा जाता है। तो वो अपने लेवल पर इसकी जांच करती है। जांच के बाद में लोक लेखा समिति की जांच के निष्कर्षों को संसद को अवगत कराती है, यानी कि जांच करती है। जांच करने के बाद में जो निष्कर्ष उसको मिलता है उस निष्कर्ष को संसद के सामने प्रस्तुत करती है और उसको बताती है, ठीक है। तो ये पूरा जो मैंने आपको बताया था ये था भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थी उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसकी नियुक्ति कैसे होती है और उसके पास शक्तियां कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन से वो कार्य करता है और किस तरीके से वो कार्य का सृजन करता है और राष्ट्रपति को वो कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और राज्यपाल को कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसके पास में पावर कौन से होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जो कि एग्जाम्स में एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, एमपीपीएससी के लिए स्पेशल और साथ क्योंकि इसका अभी 2020 का एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए मैंने काफी अच्छे से आपको समझा दिया है। साथ ही साथ अन्य स्टेट्स की जो पीसीएस है उसमें भी ये क्वेश्चंस बनते हैं, तो सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस ये रहा। कैग का पूरा मैंने एनालिसिस आपको दिया। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक भी करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलेगा। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अगला पॉइंट जो कि सिविल सर्विसेज पे वीडियो आपके पास में आएगा। लगातार देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ में बने रहें। स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।